नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रूस और यूक्रेन के बीच भौगोलिक और राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार समुचित कार्रवाई करेगी। त्रिपुरा के संबंध में कुछ समुदायों को सूची में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पारित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका के साथ भारत का सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया। वीरभूम हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसके लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। लॉस एंजलिस में इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा। विल स्मिथ ने श्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पहला ऑस्कर जीता। ड्यूएन को 6 और कोडा को 3 पुरस्कार मिले। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच जारी। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने श्री सावंत को शपथ दिलाई। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्यावरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्वताय उन्नात राखतलों। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलों आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गोवा में तलई गांव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। विश्वजीत राणे, मोविन गुदीन, रवि नाईक, नीलेश काब्राल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खंवटे, गोविंद गावड़े, अतानासियो मोंसेरात को आज कैबिनेट मंत्री के रूप में गोवा में शपथ दिलाई गई। डॉक्टर सावंत को पिछले सोमवार को भाजपा विधायक दल के नेता और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। गोवा विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को हुए 40 सदस्यीय सदन में बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3 निर्दलीय विधायकों और 2 विधायकों को समर्थन से बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी है। तुषार जाधव के साथ मैं मुकेश थड़ी, आकाशवाणी समाचार, पणजी। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आज शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले विधायक पद की शपथ दिलाई गई। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को भी विधायक के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने इन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह कल भी 11 बजे से शुरू होगा। कल दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से विधानसभा में मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच भौगोलिक और राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है। इससे कच्चे तेल, गैस, खाद्य तेल और उर्वरकों सहित विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार वैश्विक कीमतों और देश की व्यवस्था पर उसके प्रभाव पर पूरी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसी के क्षेत्र से कच्चे तेल पर निर्भरता का जोखिम कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां पश्चिम एशियाई देशों, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जैसे विभिन्न क्षेत्रों से तेल खरीद रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र बाजार में कीमतों पर
तेजी से घट-बढ़ को कम करने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक भंडार से तेल जारी करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पड़ोसी प्रथम नीति पर आधारित संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने श्री गोताबाया को भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने बौद्ध संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर जयशंकर ने जाफना में कृत्रिम अंग जयपुर फूड संबंधी शिविर का वर्चुअल दौरा किया। उन्होंने भारत द्वारा निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर कोलंबो में एससीएल प्रौद्योगिकी कार्यालय विकास केंद्र भी गए। उन्होंने कहा कि ये साझा प्रतिभा और वैश्विक कार्यस्थल का बेहतरीन उदाहरण है। इस अवसर पर श्रीलंका के युवा और खेल मंत्री नामल राजपक्ष भी उपस्थित थे। डॉक्टर जयशंकर ने कोलंबो शहर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी श्रीलंका आईओसी का भी दौरा किया। लंका आईओसी के प्रबंध निदेशक मनोज गुप्ता ने डॉक्टर जयशंकर को ईंधन आपूर्ति की स्थिति की जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि $50 करोड़ के भारतीय ऋण से श्रीलंका के लोगों को दैनिक जीवन में मदद की जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर मत का महत्व बताओ, आओ अपना हुनर दिखाओ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लें। लॉग ऑन करें voterawarenesscontest.in पर और प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों क्विज, गायन, स्लोगन, पोस्टर और वीडियो मेकिंग में दिखाएं अपनी रचनात्मकता। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 31 मार्च से पहले voter-contest@eci.gov.in पर भेजें और जीतें ढेर सारे इनाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति संबंधी संशोधित संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित हो गया है। ये विधेयक त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक समुदाय को शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश 1950 में संशोधन करने के प्रस्ताव से संबंधित है। विधेयक में डारलोंग समुदाय को कुकी की उप जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास और आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि विधेयक त्रिपुरा में कुकी समुदाय की उप जनजाति के रूप में डारलोंग समुदाय को शामिल करने के उद्देश्य से लाया गया। उन्होंने कहा कि संशोधन प्रस्तावित है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में एक ही समुदाय के लोग विभिन्न उप जनजातियों के रूप में रहते आए हैं और लंबे समय से सूची से बाहर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दूसरा सर्वोच्च असैन्य सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक की कृष्णा मूर्ति ईला और सुचित्रा ईला को पद्म भूषण प्रदान किया गया। ओडिया साहित्यकार डॉक्टर प्रतिभा रे, प्रसिद्ध न्यायशास्त्री आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी और अभिनेता विक्टर बैनर्जी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के मैक्सिको निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया। टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और सुमित अंतिल, टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गायक सोनू निगम, जनजातीय लेखक टी सेनेका आओ, कथक नृत्यांगना कमलिनी और नलिनी अस्थाना, लद्दाख के काष्ठ कलाकार सेरिंग नामग्याल, कलरी पयट्टू कलाकार शंकर नारायण मेनन चुंडाइल और लावणी गायिका सुलोचना चौहान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के लिए पोलैंड के विद्वान डॉक्टर मारिया के बसरकी और आयरलैंड के प्रोफेसर रूटगर कॉटन होस्ट को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। आज 9 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। 55 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे की निंदा की। बीरभूम हिंसा पर राज्य की विधानसभा में धक्का मुक्की के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने पिछली सरकारों की गलतियां सुधारने के लिए तृणमूल कांग्रेस को सत्ता सौंपी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ऐसा करने में विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बर्खास्तगी पर पार्टी के सांसद लॉकेट बनर्जी ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि इस धक्का मुक्की में 5 विधायक जख्मी हुए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 करोड़ 15 लाख घरों को मंजूरी दी है। ये योजना इस महीने खत्म होने जा रही है। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य और इसमें निहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना को जारी रखने के बारे में विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे। वे इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का हमेशा ये प्रयास रहा है कि देश के हर जरूरतमंद परिवार को मूलभूत सुविधाओं वाले पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं। इन्हीं प्रयासों के तहत कल लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रूस और यूक्रेन के बीच भौगोलिक और राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार समुचित कार्रवाई करेगी। त्रिपुरा के संबंध में कुछ समुदायों को सूची में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पारित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका के साथ भारत का सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया। बीरभूम हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसके लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। लॉस एंजलिस में इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा। विल स्मिथ ने श्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पहला ऑस्कर जीता। ड्यून को 6 और कोडा को 3 पुरस्कार मिले। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर कल शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मतुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित करेंगे। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में उत्पीड़ित, दलित और वंचित लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। 1860 में उनके द्वारा शुरू किया गया सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ओरकंडी से शुरू हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। आंदोलन के बाद मतुआ धर्म का गठन हुआ। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कर रहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि फरवरी 2019 में उन्हें ठाकुरनगर जाने का अवसर मिला और ये एक ऐसी यात्रा है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि बोरो मां बिना पानी ठाकुर का आशीर्वाद पाना उनके लिए विशेष अवसर था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 183 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 4,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान 1,270 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल 15,859 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। कल 1,567 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए 43 दिन की पवित्र तीर्थ यात्रा सभी कोविड मानकों के साथ 30 जून से शुरू हो रही है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये तीर्थ यात्रा परंपरा के अनुसार 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इस यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होगा। इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को तत्पर रहने और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तीर्थयात्रियों की यात्रा के मार्ग पर उनकी सुरक्षा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का प्रयोग करने जा रही है। केरल में श्रमिक संगठनों की संयुक्त परिषद की 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हुआ। बैंक, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और वाहन भी नहीं चले। कुछ जगहों पर टैक्सी, ऑटो रिक्शा और निजी वाहन चलते नजर आए। कोविड से संबंधित मामलों और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही सहित आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से छूट दी गई थी। राज्य सड़क परिवहन निगम ने अस्पतालों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के लिए आपातकालीन बस सेवा प्रदान की। हड़ताल का राज्य के अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। एर्नाकुलम का औद्योगिक क्षेत्र भी काफी हद तक बेअसर रहा। राज्य के विभिन्न हिस्सों से हड़ताल के समर्थकों द्वारा निजी वाहनों और काम पर जाने वाले कर्मचारियों को रोकने की छिटपुट घटनाएं होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जामगांव के पास आज शाम 2 मालगाड़ियों की टक्कर में 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ब्रिजराजनगर से इस्पात ले जा रही एक मालगाड़ी जामनगर के पास एक अन्य मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के कारण मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर दोनों तरफ से रेलगाड़ियों की आवाजाही बाधित हुई। रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। अभ्यास abhyas.airnews@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। लॉस एंजलिस में आयोजित 94वीं अकादमी पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार वितरित किए गए हैं। विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ये उनके करियर का पहला ऑस्कर है। जेसिका चेस्टन को फिल्म द आईज ऑफ टैमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। वेस्ट साइड स्टोरी के लिए एरियाना डिबोस को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसे 3 श्रेणियों में नामांकित किया गया था और इसने तीनों में पुरस्कार हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सहायक अभिनेता का पुरस्कार ट्रॉय कोत्सुर को दिया गया है। वे ऑस्कर हासिल करने वाले पहले बधिर अभिनेता हैं। ड्यून फिल्म ने ऑस्कर में अपने 10 नामांकन में से 6 पुरस्कार जीते। ये सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर, छायांकन, दृश्य प्रभाव, फिल्म संपादन, ध्वनि और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए दिए गए हैं। जेन कैंपियन ने फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वे इस श्रेणी में 2 बार प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला हैं। 1994 में उन्हें द पियानो के लिए नामांकित किया गया था। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। आज लोकसभा ने त्रिपुरा राज्य में संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक में त्रिपुरा राज्य के संबंध में डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची की प्रविष्टि 9 में कुकी की उपजाति के रूप में सम्मिलित करने का प्रावधान है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के बिना देश के समग्र विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में मानव विकास सूचकांक के सभी मानकों के आधार पर इनके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है।
इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने केंद्र सरकार से देश में विभिन्न समुदायों को जनजातियों की सूची में शामिल करने से संबंधित अलग अलग विधेयक लाने के बजाय एक समग्र विधेयक लाने की मांग की। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि कुछ महीने बाद होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सदन में यह विधेयक लाया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के विद्युत बोरदोलोई ने कहा कि जाहिर है हम लोग इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अचानक से सदन में इस विधेयक को लाने के पीछे कुछ महीने बाद आने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी राजनीतिक वजह दिखाई देती है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। भाजपा सांसद तापिर गाव, द्रमुक के ए राजा, वाईएसआरसीपी की जी माधवी, तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल, शिवसेना के अरविंद सावंत, रांकापा के मोहम्मद फैजल, कांग्रेस के सप्तगिरी उल्का ने भी चर्चा में भाग लिया। सदन में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 और उत्तर प्रदेश से संबंधित संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पेश किए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सदन में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया, जिसमें किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोष सिद्धि अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी की गई। मिश्रा ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि मौजूदा अधिनियम को बने 102 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने की अनुमति दी गई, जबकि अब नई प्रौद्योगिकी आई है और इस संशोधन की जरूरत पड़ी है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जब लखीमपुर खीरी मामले को लेकर मिश्रा पर कुछ टिप्पणी की तो मिश्रा ने कहा कि अगर मैं एक भी मिनट के लिए जेल गया हूं, मेरे खिलाफ एक भी मामला हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के सौगतरा, बसपा के रितेश पांडे ने भी चर्चा में भाग लिया। सरकार ने सदन में आज उत्तर प्रदेश से संबंधित संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया। इस विधेयक में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को इससे संबंधित विधेयक एक एक करके नहीं लाना चाहिए, बल्कि समग्र रूप से एक विधेयक लाना चाहिए। आज सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर जब अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया, तभी सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और द्रमुक नेता टीआर बालू ने देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के विषय पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें प्रश्नकाल के बाद बात रखने का मौका देने का आश्वासन दिया। हालांकि विपक्ष के कुछ सदस्य केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर नारेबाजी कर रहे सदस्य अपने स्थानों पर बैठ गए और प्रश्नकाल सुगमता से पूरा चला। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत आज हंगामे के साथ ही हुई। इस वजह से उच्च सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने बताया कि बसपा के अशोक सिद्धार्थ, माकपा के विनय विश्वम, द्रमुक के एम षणमुगम और तिरुचि शिवा, माकपा के विकास रंजन भट्टाचार्य और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन सहित कुछ अन्य सदस्यों ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि, श्रमिक संगठनों की आम हड़ताल और राजस्थान में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं।
सभापति ने कहा कि मैंने इन सभी नोटिस को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के कारण शून्यकाल नहीं हो सका, लेकिन एक बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। भोजनावकाश के बाद सदन में विनियोग विधेयक 2022 व वित्त विधेयक 2022 पर एक साथ चर्चा शुरू हुई। लोकसभा इन विधेयकों को पिछले हफ्ते ही पारित कर चुकी है। चर्चा में कांग्रेस सहित विपक्ष ने पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों सहित महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आज देश ही नहीं, हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। वहीं भाजपा सदस्यों ने कहा कि निर्यात, विदेशी निवेश सहित विभिन्न मानकों के अनुसार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरी दुनिया में आज भारत की चर्चा हो रही है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि देश का बजट ही नहीं, हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है और इससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गोहिल ने कहा कि जो रसोई गैस सिलेंडर कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए का हुआ करता था, वर्तमान सरकार ने उसे 1000 रुपए तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में सौर ऊर्जा से संबंधित कई सामग्री पर सीमा शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार के इस कदम से देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल पाएगा। भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर लगाने का जो प्रस्ताव किया है वो अपर्याप्त है और इस पर ऊंची दर से कर लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। द्रमुक सदस्य TKS एलंगोवन ने कहा कि इस बजट में दिहाड़ी मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, जबकि कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित यही वर्ग रहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया है। बीजेपी के अमर पटनायक ने विधेयकों का समर्थन करते हुए कहा कि समाज में असमानता का बढ़ना चिंताजनक है और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। उन्होंने कहा हमें अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में सोचना होगा कि आखिर क्यों असमानता में कमी नहीं आ रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विजय साई रेड्डी ने आयकर में छूट का मामला उठाया और कहा कि लोगों की आय बढ़ नहीं रही है, महंगाई जरूर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आयकर छूट की सीमा में कोई वृद्धि नहीं किए जाने से नौकरी पेशा लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 9वें ओवर में 4 विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये दोनों टीमें आईपीएल में पहली बार खेल रही हैं। गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या और लखनऊ के लिए लोकेश राहुल कप्तानी कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने आज कहा कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात तभी संभव है जब संभावित समझौते के मुख्य बिंदुओं पर बातचीत पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख मुद्दों के समाधान के बारे में स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही ऐसी बैठक की जरूरत हो सकती है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन सत्र की शुरुआत के बाद कुछ ही देर में इसे 31 मार्च तक टाल दिया गया। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर भारत में जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रूस और यूक्रेन के बीच भौगोलिक और राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार समुचित कार्रवाई करेगी। त्रिपुरा के संबंध में कुछ समुदायों को सूची में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पारित।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका के साथ भारत का सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया। बीरभूम हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसके लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। लॉस एंजलिस में इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा। विल स्मिथ ने श्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पहला ऑस्कर जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।